हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनास की। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्लोरोफाइसी के अंदर आता है। इसके थैलेस स्ट्रक्चर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज जो है हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मीन्स से और सेक्सुअल मीन्स से। एसेक्सुअल मीन्स में ज़ूस्पोर्स के थ्रू इसमें मेनली रिप्रोडक्शन होता है। बाकी एप्लेनोस्पोर्स, हाइपेनोस्पोर्स और पाल्मेला स्टेज से भी रिप्रोडक्शन होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली आइसोगेमी के थ्रू होता है, साथ ही एनाइसोगेमी और ओगेमी से भी रिप्रोड्यूस करता है क्लेमाइडोमोनास। अब इन सबको अपन डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर लेते हैं, उसमें भी अपन जू स्पोर्स की बात कर लेते हैं। तो जू स्पोर्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में बनने वाले स्पोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगी और उसके जो फ्लैजिला है वो हट जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी डिसअपेयर हो जाएगा। साथ ही जो प्रोटोप्लास्ट है वो विड्रॉ होने लगेगा, सेल वॉल से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगेगा और साथ ही वो एक्टिव हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट और डिवाइड करने लगेगा। सबसे पहला जो डिवीज़न है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा सबसे पहले, और ये डिवाइड कर जाएगी टू डॉटर सेल्स में, टू डॉटर प्रोटोप्लास्ट में। फिर जो है इसमें दोबारा से डिवीज़न होगा जो कि राइट एंगल पे होगा पहले वाले डिवीज़न के, तो ये 4 सेल स्टेज हो जाएगी। फिर अगेन जो डिवीज़न है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, जिससे ये 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा। फर्दर डिवीज़न से ये 16 से 32 सेल स्टेज तक भी जा सकता है। इसमें जो है न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, जिससे जो कि माइटोटिक डिवीज़न की वजह से होता है। तो जो हर प्रोटोप्लास्ट की सेल बनती है वो न्यूक्लिएटेड कंडीशन की होती है। अब जो प्रोटोप्लास्ट है उसके बाहर अपना अपना सेल वॉल सीक्रेट होने लगता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसमें डेवलप होने लगते हैं और फ्लैजिला उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट से जो है ये जूस्पोर बन जाता है। ये स्मॉलर इन साइज़ होता है जो कंपैरेटिवली पेरेंट सेल है अभी। फिर जो है इसकी पेरेंट सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और ये बाहर आ जाते हैं। और जब ये बाहर आ जाते हैं तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ये एनलार्ज हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जूस्पोर के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर बात कर लेते हैं ए प्लेनोस्पोर्स की। जूस्पोर्स जो थे वो फेवरेबल कंडीशंस में बन रहे थे, जबकि ए प्लेनोस्पोर्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। मेनली जो है ये ड्रॉट कंडीशंस में बनते हैं, जब भी जो है वाटर की जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं तब होती हैं जब ये बनते हैं। तो पेरेंट सेल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में चल जाती है, फ्लैजिला जो है वो डिसअपेयर होने लगते हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी डिसअपेयर होने लगते हैं और जो प्रोटोप्लास्ट है वो विड्रॉ होने लगता है सेल वॉल से। सबसे पहला जो डिवीज़न है इसमें वो भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बाद इसमें जो अगला डिवीज़न होगा वो उसके राइट एंगल पे होगा, तब ये 4 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा। अगेन जो डिवीज़न होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा और ये 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा। फिर अगेन इनमें 16 से 32 स्टेज तक ये डिवीज़न हो सकता है। इसमें भी माइटोटिक डिवीज़न होगा, जिससे जो है हर प्रोटोप्लास्ट के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। अब जो प्रोटोप्लास्ट बना है उसके चारों तरफ एक थिन सेल वॉल डेवलप होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप होने लगेंगे, मगर इसमें कोई फ्लैजिला डेवलप नहीं होंगे। तो ए प्लेनर स्पोर्स में क्या होता है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनमें कोई फ्लैजिला नहीं होते। तो ये जो है नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ये भी स्मॉलर इन साइज होते हैं। जब भी ये मैच्योर हो जाते हैं तो पेरेंट सेल वॉल रप्चर हो जाती है और ये बाहर हो जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो ये एनलार्ज हो जाते हैं और नॉर्मल ए प्लेनोस्पोर्स की तरह फंक्शन करने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइपेनोस्पोर्स की। तो ये भी जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, मगर ये सीवियर ड्रॉट कंडीशंस में बनते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा ही वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब ये बनते हैं। तो जो नॉर्मल ए प्लेनोस्पोर्स बनते हैं उसी में जो है थिक वॉल डेवलप होने लगती है, और वो जो थिक वॉल ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं उन्हीं को अपन हाइपेनोस्पोर्स कहते हैं। तो ये जो है जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और नॉर्मल लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। ये जो है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस
स्पीसीज़ में देखे जा सकते हैं हाइपेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो इनकी वॉल होती है उसके अंदर एक पिगमेंट जो है डिपॉजिट होने लगता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसे हम हेमेटोक्रोम भी कहते हैं। ये हेमेटोक्रोम जो होता है इसे रेड पिगमेंट इम्पार्ट कर रहा होता है, जिससे जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जब ज़्यादातर जो है स्नो में मिलती है तो ये स्नो को रेड कलर इम्पार्ट कर रही होती है, तो वो हेमेटोक्रोम की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं पाल्मेला स्टेज की। तो क्या होता है, अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस तो नहीं होंगी मगर काफ़ी हद तक एडवर्स कंडीशंस होंगी। ज़्यादातर इसमें सॉल्ट कंडीशंस जो है वो बढ़ जाता है, यानी एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस होती हैं। तो प्रोटोप्लास्ट जो है पेरेंट सेल का वो डिवाइड होने लगता है और 4 to 8 सेल और ज़्यादा भी सेल में डिवाइड होने लगता है, मगर इस कंडीशंस में है जो है फ्लैजिला डेवलप नहीं होते। तो ये जो है नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या होगा कि जो अपने स्पोर्स बने हैं वो कहाँ रहेंगे, जो स्पोर्स बने हैं, जो प्रोटोप्लास्ट की सेल्स बनी हैं वो मैट्रिक्स के अंदर ही रहेंगी, वो जो है बाहर नहीं आ पाएंगी। तो ये जो है दे रिमेन विद इन द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द जिलेटिनाइजेशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल, जो कि पेरेंट सेल वॉल की जिलेटिनाइजेशन की वजह से बनती हैं। तो ये उस मैट्रिक्स के अंदर ही रहती हैं। दे फेल टू एस्केप फ्रॉम द जिलेटिनाइज पेरेंट सेल वॉल एंड दिस स्टेज इज नोन एज पाल्मेला स्टेज। तो ये जो है इस मैट्रिक्स के अंदर रहेगा, जो कि पेरेंट सेल वॉल की जिलेटिनाइजेशन की वजह से बना है, और इस कंडीशन को हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं। तो इसमें जो स्पोर रप्चर होके बाहर नहीं आएगा, पेरेंट सेल वॉल के अंदर ही रहेगा। ये टेम्परेरी फेज रहता है, जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। तो ये देखा किन में गया है, तो सी निवेलिस, ब्राउनी, केल्नी और फ्रैंकी स्पीसीज़ में ये देखा गया है। फिर जो है सी निवेलिस में देखा गया है कि इसके चारों तरफ जो है एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है चारों तरफ, और उसको हम कहते हैं हाइपेनोस्पोर। इसके चारों तरफ जो है एक थिक वॉल डेवलप हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे हाइपेनोस्पोर्स। तो कुछ इस तरीके से पाल्मेला स्टेज में होता है कि इनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होते, जो प्रोटोप्लास्ट की सेल्स बन रही होती हैं, और वो सेल्स जो हैं लिबरेट आउट नहीं होती, उनमें कोई भी फ्लैजिला डेवलप नहीं होंगे, साथ ही वो मैट्रिक्स के अंदर बंद रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये किसके थ्रू होता है, आइसोगेमी के थ्रू, है ना। तो हमने एनाइसोगेमी और ओगेमी की भी बात करेंगे, पहले हम आइसोगेमी की बात कर लेते हैं। आइसोगेमी में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उनको हम आइसोगेमी स्टेज कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास में देखा गया है। जो गैमेट्स हैं वो बनते कैसे हैं, तो जैसे ज़ूस्पोर्स बनते हैं उसी तरीके का प्रोसेस होता है कि प्रोटोप्लास्ट एक्टिव हो जाएगा और 8 से लेके 16 या 32 से लेके 64 गैमेट्स तक बना लेता है। गैमेट्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, साथ में नेकेड टाइप के होते हैं, यानी उनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स जो होते हैं वो सेम पेरेंट्स पे भी बन सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रेन्स पे भी बन सकते हैं। अगर वो सेम पेरेंट सेल में बनेंगे तो उसे हम होमोथैलिक कहते हैं, जैसे कि सी बेरिनियम में देखा गया है। वहीं डिफरेंट स्ट्रेन्स में बनते हैं, जैसे कि हेट्रोथैलिक स्पीसीज़ में देखा गया है। अब ये जो है हेट्रोथैलिक जो स्पीसीज़ है वो, इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है। ये किन में देखा गया है, तो क्लामाइडोमोनास की रेनहर्टिटी स्पीसीज़ में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि अपोजिट स्ट्रेन्स जो है वो पास पास आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और वो फ्यूज़ करके जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो प्लस और माइनस स्ट्रेन्स आपस में रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए उनकी फ्लैजिला पे एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम एग्लूटिन कोटिन या आइसोग्लूटिन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और उसके बाद प्रोसेस होता है मेटिंग का। अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो होमोथैलिक स्पीसीज़ में आप देख सकते हैं कि आइसोगैमेट्स हैं, जो कि नॉर्मल एक पेरेंट सेल से बने हैं। ये पेरेंट सेल से
यहाँ पर आइसोगैमेट्स बने हैं। आइसोगैमेट्स बनने के बाद इनमें फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होके ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ाइगोट बना लेंगे। ये काफ़ी देर तक क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन में रहेंगे। फिर जब ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे तो इनके फ्लैजिला हट जाएंगे और सिंपल ज़ाइगोट बन जाएगा। क्योंकि जो अपना गैमेट्स हैं वो एन और एन हैं, यानी वो हैप्लॉइड कंडीशन के हैं, मगर जब दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स फ्यूज़ होते हैं तो अपना जो ज़ाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड कंडीशन होगा, n प्लस एन, तो 2n जो है ज़ाइगोट जो है वो डिप्लॉइड हो जाएगा। अब जो ज़ाइगोट बनता है वो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाता है और मियोसिस जब उसके अंदर होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं और ये स्पोर्स जो है अगेन पेरेंट्स जो सेल है उसको फॉर्म कर देता है और अगेन ये साइकिल में चला जाता है। फिर बात कर लेते हैं हेट्रोथैलिक की। तो हेट्रोथैलिक में क्या होता है कि जो अपना नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेंस हैं उसके जो स्ट्रेंस हैं वो उसके फ्लैजिला के थ्रू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैजिला के थ्रू ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और फिर ये जो है इनमें फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न होने के बाद ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ाइगोट बना लेते हैं और फ्लैजिला डिसअपियर होने के बाद ये 2n ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं। क्योंकि हैप्लॉइड अपने गैमेट्स थे तो जो ज़ाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। इनमें भी अगेन मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद दोबारा से पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंस के अपने पास यंग सेल्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से हेट्रोथैलिक स्पीसीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेंस बनते हैं, जबकि होमोथैलिक में सेम पेरेंट्स से आइसोगैमेट्स बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एनाइसोगैमी की। एनाइसोगैमी में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दिखते हैं, डिसिमिलर होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली, यानी मेल और फीमेल का साइज़ अलग अलग होगा। तो ये किन में देखने को मिलता है, क्लैमाइडोमोनास की ब्राउनी स्पीसीज़ में। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेटेंजियम होता है उसके अंदर जो है 8 से 16 टाइम्स जो है डिवीज़न होता है और 8 से 16 मेल गैमेट बनते हैं जिन्हें हम माइक्रो गैमेट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से माइक्रो गैमेट बनते हैं। वहीं फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर 2 से 4 बार डिवीज़न होगा और लार्ज साइज़ के फीमेल गैमेट या मैक्रो गैमेट बनेंगे। अब जो अपना स्मॉलर साइज़ का मेल गैमेट होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, मगर इस केस में दोनों ही जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो दोनों ही फ्लैजिलेटेड कंडीशंस की होंगी। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मेल जो है वो छोटा रहता है ज़्यादातर केसेस में और फीमेल जो है वो बड़ी रहती है और लेस एक्टिव रहती है। और ये दोनों छोटे रहते हैं, छोटे रहेंगे और एक बड़ा रहेगा और ये जो है फ्यूज़ कर जाएंगे और ज़ाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से एनाइसोगैमी होती है, डिसिमिलर रहेंगे इसमें गैमेट्स। अब बात कर लेते हैं ooगैमी की। ooगैमी में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और वो जो है उसमें फ्लैजिला रहेंगे, नॉन मोटाइल रहेगी और लार्ज होगी साइज़ में। तो जो वेजिटेटिव सेल है उसमें से फ्लैजिला विड्रॉ हो जाएंगे एंड लार्ज हो जाएगा साइज़ में और डायरेक्टली फंक्शन करने लगेगा मैक्रोगैमेट की तरह। तो जो मैक्रोगैमेटेंजियम है वही डायरेक्टली फंक्शन करने लगेगा मैक्रोगैमेट की तरह। वहीं बात करें माइक्रोगैमेटेंजियम की तो इसमें जो है 16 टाइम्स जो है डिवीज़न होता है और बाइफ्लैजिलेट गैमेट बनता है। तो जो माइक्रोगैमेट है वो बाइफ्लैजिलेटेड रहेगा, मोटाइल रहेगा। वहीं जो फीमेल गैमेट होगी वो नॉन मोटाइल होगी, मगर जो मेल गैमेट है वो साइज़ में छोटा है और साइज़ में छोटा है, मोटाइल है, यानी उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल है और मेल है वो मोटाइल है। अब ये दोनों जो है पास पास आएंगे और जो है फ्यूज़न होगा और ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से किस में देखने को मिलता है, तो कोसीफेरा और oogamum स्पीसीज़ में ऐसा देखा गया है क्लैमाइडोमोनास की, जिनमें oogammy टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके ज़ाइगोट की। तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये मोटाइल रहते हैं सर्विल आवर्स तक और क्लैमाइडोमोनास की पैराडॉक्सल स्पीसीज़ में देखा गया है कि ये 10 डेज़ तक मोटाइल रहते हैं। फिर ये रेस्टिंग कंडीशन में आ जाते हैं और फ्लैजिला विड्रॉ कर देते हैं और एक प्राइमरी वॉल सीक्रेट करने लगते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में टाइट करने के
या अपन कह सकते हैं उनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के काम में आती है। फिर जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑयल और स्टार्च इसमें एक्यूमुलेट होने लगता है और साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेनॉइड्स भी इसमें डिपॉजिट होने लगता है, जिस वजह से जाइगोट को कलर इम्पार्ट कर रहा होता है। अब जाइगोट भी जो है वो जर्मिनेट करता है। जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये वाटर में डार्क कंडीशन में जर्मिनेट करता है और जब ये जर्मिनेट करता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2n होता है। तो 2n कंडीशन से ये जो है मियोसिस के थ्रू जाता है और मियोसिस में जाने से इसका जो रिडक्शनल डिवीज़न होगा और ये जो है हैप्लॉइड जू स्पोर्स बना लेता है। तो जो है इससे जाइगोट के डिवीज़न से जू स्पोर्स बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। हेट्रोथैलिक कंडीशंस में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स जो हैं वो फॉर्म्स होते हैं, यानी जो जू स्पोर्स बनेंगे वो एक पॉजिटिव टाइप का बन जाएगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव टाइप का बन जाएगा। इस तरीके से मियोसिस के टाइम पे ही डिवीज़न होने लगता है। तो अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जाइगोट है, जाइगोट में जो है ये मियोसिस हुआ और ये जो है लास्ट में 4 हैप्लॉइड जू स्पोर्स बने। अब कई बार ये 8 भी बनते हैं, कई बार 16 से 32 जू स्पोर्स भी बनते हैं। जैसे सी इंटरमिटेटा में देखा गया है कि 16 to 32 जू स्पोर्स बनते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल इसकी हैप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट रहता है। इसमें यहाँ पर जो है हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट रहेगा। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो एन नंबर से शो ऑफ होता है, क्लेमाइडोमोनास एन, यानी हैप्लॉइड रहेगा इसका जो मेन प्लांट बॉडी है। और इसमें जो है गैमेट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। उनकी फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। फिर मियोसिस होगा तो जू स्पोर्स जो बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो जो मेन प्लांट बॉडी में केवल जो डिप्लॉइड फेज है वो केवल जाइगोट से रिप्रेजेंटेड हो रहा है, बाकी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चल रही है। और जो इसके जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी जो रिप्रोड्यूस करता है जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर या पाल्मेला स्टेज में जाता है, तब भी ये हैप्लॉइड स्पोर्स ही बना रहा होता है। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वो हैप्लॉइड रहती है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है। तो कुछ इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल भी आती है। तो लाइफ साइकिल अगर आएगी तो आपको सेक्चुअल और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों बताना है, साथ में ये डायग्राम भी बना के आना है। तो अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इससे रिलेटेड, कुछ MCQs। विच टाइप ऑफ स्पोर्स फाउंड और फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशंस इन क्लेमाइडोमोनास, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइपेनोस्पोर्स, ऑल ऑफ अबव। तो फेवरेबल कंडीशंस में क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं, वहीं अनफेवरेबल कंडीशंस में बाकी स्पोर्स बन रहे होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो है नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं पाल्मेला स्टेजेस, नॉन मोटाइल स्टेज। ठीक है, इसमें नॉन मोटाइल स्टेज होती है। स्पोर्स रिमेन विद इन द जिलेटेनियस मैट्रिक्स, ये जिलेटेनियस मैट्रिक्स के अंदर रहती है। साथ ही टेम्परेरी फेज रहती है, टेम्परेरी रिप्रोडक्टिव फेज है। इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ अबव। फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इन सी डिबेरियम विच टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। तो इसमें आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा